गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने मैं रख रहा हूँ जो एक निर्देशांक ज्यामिति से रिलेट है। यह निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ में, जो क्लास 9th, क्लास 10th और साथ ही साथ कुछ कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कंपटीशन एग्जाम हो गया, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड एग्जाम हो गया, IERT से रिलेटेड एग्जाम हो गया, कुछ अच्छे कॉलेजों से रिलेटेड एग्जाम हो गया। तो ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत बड़ा रोल है मैथ में। आइए हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति जो था इसको फ्रांसीसी वैज्ञानिक रेनी देकार्ते ने किया था। यानी उन्होंने एक समतल पर किसी बिंदु के निर्देशांक को कैसे दर्शाना है उसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी कि किसी बिंदु को, जैसे मान लीजिए कि 2, 7 है, इसको हमें दर्शाना है। और हाँ, मैं एक बात विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, उसको बहुत बारीकी से समझेंगे, क्योंकि मेरे पढ़ाने का सिर्फ उद्देश्य ये नहीं है कि केवल क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। मतलब आप कैसे क्वेश्चन को तैयार करेंगे, क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, आप एक नहीं अनेकों बुक के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में एक बुक की प्रिपरेशन हो। आप क्वेश्चनों को ऐसे पढ़ें, किसी टॉपिक को ऐसे उसका एनालिसिस करें कि हम अदर बुकों के भी प्रश्न को सॉल्व कर सकें। क्योंकि चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, क्या कभी एक बुक से पूछती है? क्या किसी कंपटीशन जो होता है किसी एक बुक से पूछता है? तो आपका डिसीजन आएगा लगभग नहीं। अगर एक बुक और एक पब्लिकेशन से पूछती, मतलब एक कंपटीशन बुक से पूछती, तो बाकी के बुक कहाँ जाएंगे? बाकी के बुक तो मार्केट में फ्लॉप हो जाएंगे। क्योंकि हर बुकों का अपना अपना वर्चस्व है, हर कंपटीशन बुकों का अपना अपना वर्चस्व है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो बोर्ड बनाती है पेपर, जब कंपटीशन पेपर बनाती है तो उसकी डीपली में जाती है। ऐसा नहीं कि वो अरिहंत से पूछ दिया, मनोहर रे से पूछ दिया, शिवलाल से पूछ दिया, ऐसा कहीं कुछ नहीं। टच करेगा वो अलग चीज है, लेकिन जो भी रहेगा क्वेश्चन वो सभी बुकों के रूल पे ही आधारित रहेगा। तो इसलिए जो भी प्रश्न आप पढ़ें, जो भी प्रश्नों को आप तैयार करें, उसको एकदम डीपली तैयार करें। जैसे एक क्वेश्चन से अगर सॉल्व किया जा रहा है तो उस पर आप अनेक क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, कैसे एक प्रश्न पे अनेक प्रश्न तैयार करेंगे। यदि आप हमारा पूरा वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला आपका दायित्व ये है, जितने भी लोग मेरे वीडियो देखेंगे वो पूरा वीडियो देखें और मेरी बातों पर विचार करें, मेरे मतलब क्वेश्चनों पर विचार करें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं निर्देशांक ज्यामिति का। मैं मास्टर माइंड ऑनलाइन क्लासेस राम प्रवेश सिंह, जो आपके सामने मैं उपस्थित हूं। आप सभी विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूं कि आप मेरा वीडियो पूरा देखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे पढ़ाए हुए मेरे बताए हुए क्वेश्चनों से आप लाभान्वित हो सकें। देखिए, रेनी देकार्ते जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक समतल पर एक चतुर्थांश को पहले सेट किया। मीन्स इसे हम x डैश, इसे o, इसे y और इसे हम y डैश। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। x डैश, y डैश, अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि x अक्ष और y अक्ष, यानी x अक्ष ये, y अक्ष ये, एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। अर्थात जब दो अक्षों वाली रेखाएं परस्पर एक दूसरे को समकोण के जिस बिंदु पर काटती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। क्योंकि डिफिनेशन आप कई तरह से दे सकते हैं।
डिफिनेशन सिर्फ एक ही तरह से नहीं बन सकता, लेकिन हाँ जो भी डिफिनेशन है उस सभी का मतलब एक होना चाहिए। ये मूल बिंदु है। देखिए मतलब यक्स ओ यक्स डैश वाई ओ वाई डैश दोनों एक दूसरे को समकोणिक काटते हैं। जैसे प्रतिच्छेद करने का मतलब तो ऐसे भी तो हो गया, प्रतिच्छेद करने का मतलब ऐसे भी हो गया, प्रतिच्छेद करने का मतलब ऐसे भी हो गया, लेकिन ना ये तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। बट प्रतिच्छेदी जो रेखाएं हैं एक दूसरे को जब एंगल बनाए तो 90 डिग्री का बनाए। इसलिए निर्देशांक ज्यामिति में मतलब यक्स ओ यक्स डैश और वाई ओ वाई डैश एक दूसरे को समकोणिक पर काटते हैं। अर्थात हम इसको यक्स ओ यक्स डैश वाई ओ वाई डैश को एक समकोणिक निर्देशांक भी बोल सकते हैं। देखिए सभी दूरियां जो होती हैं, उससे पहले मैं बता दूं, यक्स अक्ष जो होता है उस पर भुज को इंगित किया जाता है और वाई अक्ष जो होता है उस पर कोटि को इंगित किया जाता है। देखिए किसी भी बिंदु का निर्देशांक मतलब भुज कामक कोटि से मिलके बनता है। जैसे मैं कह दूं कि -2 5 7 2 9 -5 -3 -2 ये जो है इसको मतलब उस ग्राफ में दर्शाइए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें भुज कौन है, कोटि कौन है। तो ये मान लीजिए ए बिंदु का निर्देशांक हो गया, ये बी मान लीजिए बी बिंदु का निर्देशांक है, सी बिंदु का निर्देशांक है, डी बिंदु का निर्देशांक, अर्थात -2, 5 बिंदु ए का निर्देशांक है। हम ये पढ़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला है -3 -2 बिंदु किसका निर्देशांक है, डी का निर्देशांक है। तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक भुज कामक कोटि से बनता है, ना कि कोटि कामक भुज से बनता है। यानी इस निर्देशांक में, इस बिंदु के निर्देशांक में जो पहला अवयव आएगा वह भुज होगा और जो दूसरा अवयव आएगा वो कोटि होगा। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि इसमें भुज और कोटि छांटो, तो भुज -2 7 9 -3 कोटि 5 2 -5 -2। मैंने आपसे पहले कहा कि मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हम उस प्रश्नों में प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। हम उस प्रश्नों में प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे और उसका उत्तर बताएंगे। आपसे पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमने आया और सीधे सीधे इस बात को समझा दिया, कहानी खत्म। प्लीज आप मेरी बातों को समझने का प्रयास करें। तो ये इसमें भुज और कोटि छाड़ देंगे। पहला जो अवयव होगा भुज होगा, दूसरा अवयव जो होगा कोटि होगा। तो -2 7 9 और -3 भुज हो जाएगा, 5 2 -5 -2 कोटि हो जाएगा। किसी ने आपको घुमाने का प्रयास किया, कहा नहीं मैं ये कह सकता हूं कि -2 7 9 -3 कोटि है, 5 2 -5 -2 भुज है। आप बिल्कुल वहां जवाब देंगे नहीं सर, यहाँ ये जो आप बोल रहे हैं कोटि, वह कोटि नहीं है, वो भुज है। उसने कहा क्यों, आखिर में क्यों? मैं तो ये कह रहा हूं कि ये भुज, ये कोटि है -2। आप कहेंगे नहीं, इसलिए कोटि नहीं है क्योंकि रूल कहता है कि किसी भी बिंदु का जब निर्देशांक हम तैयार करते हैं तो भुज कामक कोटि से बनता है। मीन्स पहले भुज होता है तब कोटि होता है, ये फिक्स है और आप उस रूल का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए पहला जो बिंदु होगा वह कोटि ना होकर के भुज होगा 100%। ओके, तो देखिए अभी मैं इसको बताता हूं कि कौन किस चतुर्थांश में जाएगा। तो देखिए ये एक्स अक्ष की जो वैल्यू रखी जाती है वो भुज को रखी जाती है, वाई अक्ष पे जो वैल्यू रखी जाती है वो कोटि का रखी जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ रख दिया 1 2 3 मतलब 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, कामा हटा दीजिए। आप क्या देख रहे हैं, मीन्स यहाँ पे मैंने इस ग्राफ में वैल्यू को शो किया इस चतुर्थांश पर। इसका मतलब हो गया कि जो हम दूरी मापते हैं इस मूल बिंदु से मापते हैं। इस चतुर्थांश के चारों ओर जो दूरी को हम फोकस करते हैं वो मूल बिंदु के ही अकॉर्डिंग फोकस करते हैं।
अर्थात हम एक रूल बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं कि मूल बिंदु से x अक्ष पर स्थित दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है। मूल बिंदु से x अक्ष पर स्थित बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए आप ये भी बोल सकते हैं मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है, मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। और ये वाक्य मैंने बोला कि मूल बिंदु से x अक्ष पर स्थित दाईं ओर की दूरी धनात्मक और बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। बात दोनों का मतलब सेम हुआ, लेकिन जैसे जब कभी हाई लेवल में जाएंगे तो इंटरव्यू में एकदम सटीक रिजल्ट लेते हैं सब, तो सटीक रिजल्ट देने का आप भी प्रयास करें। फिर मूल बिंदु से y अक्ष पर स्थित ऊर्ध्वाधर ऊपर की दूरी, मूल बिंदु से y अक्ष पर स्थित ऊपर की जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है। मूल बिंदु से y अक्ष पर स्थित नीचे की जो दूरी होती है ऋणात्मक होती है। अर्थात एक शब्द में, छोटे शब्दों में बोल सकते हैं कि मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी धनात्मक, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, मूल बिंदु से ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। अर्थात ये देखिए, ये इस पे ये प्लस पे होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, माइनस। एक छोटा सा ग्राफ हम बनाते हैं, इस पे प्लस चिन्ह रखते हैं, इस पे भी प्लस, इस पे भी माइनस, इस पे माइनस, इस पे माइनस। अर्थात देखिए ये जो होता है ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है, ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। मीन्स प्रथम चतुर्थांश ये, द्वितीय चतुर्थांश ये, तृतीय चतुर्थांश ये, चतुर्थ चतुर्थांश ये। अर्थात आप क्या कर सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश का मतलब x o y, x o y फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, x o y यानी इसके अंदर आ गया प्रथम चतुर्थांश। फिर y o x डैश, y o x डैश, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया, द्वितीय चतुर्थांश है। आप इसको x डैश o y भी लिख सकते हैं। मीन्स जो y o x डैश लिखे हैं इसको आप x डैश o y भी लिख सकते हैं। तृतीय चतुर्थांश में आ जाए x डैश o y डैश, यानी x डैश o y डैश तृतीय चतुर्थांश हो गया। फिर y डैश o x डैश, y डैश o x चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। मीन्स जो हमने बोला कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश एंड चतुर्थ चतुर्थांश में आपने क्या किया कि ये प्रथम चतुर्थांश किससे रिलेट हुआ, x o y से। द्वितीय चतुर्थांश किससे रिलेट हुआ, y o x डैश से। तृतीय चतुर्थांश x डैश o y डैश से। चतुर्थ चतुर्थांश y डैश o x डैश से। अब रही बात चिन्हों की, बात करते हैं तो इस पे प्लस चिन्ह होता है तो प्लस, और इस पे भी प्लस चिन्ह होता है तो प्लस। अर्थात आपसे कोई पूछे कि प्रथम चतुर्थांश में क्या चिन्ह होता है तो आप बोलेंगे कि सर प्रथम चतुर्थांश में प्लस और प्लस का चिन्ह होता है। द्वितीय चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह होता है तो माइनस और प्लस का होता है। देखिएगा यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट कुछ बच्चे करते हैं। जैसे मैंने लिखा y o x डैश, y o x डैश, तो इनके दिमाग में ये आएगा कि ये दूरी, ये चिन्ह पहले लेंगे और ये चिन्ह बाद में लेंगे। और मैंने स्टार्ट में ही बताया कि पहले हम भुज की वैल्यू लेते हैं तब हम कोट की वैल्यू लेते हैं। तो क्लियर है कि ये कोट की वैल्यू है और ये भुज की वैल्यू है। अगर हम पहले ही इस चिन्ह को लिख देंगे, मीन्स प्लस और माइनस लिख देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमने कोट को पहले दर्शाया, भुज को बाद में दर्शाया, जो नियम का उल्लंघन कर रही है। तो इसलिए पहले हम भुज को लिखे हैं किसी भी तरह से, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब हम उसको शो करने की बात करेंगे तो पहले भुज के चिन्ह को शो करेंगे तब कोट के चिन्ह को शो करेंगे। तो पहले ये दूरी का चिन्ह लेंगे तब ये दूरी का चिन्ह लेंगे।
तो इस पे माइनस होता है, इस पे प्लस, तो माइनस प्लस। तो द्वितीय चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह होता है? माइनस और प्लस का। तृतीय में आते हैं तो इस पे माइनस होता है, इस पे भी माइनस होता है, तो तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस हो जाएगा। चतुर्थ चतुर्थांश में आएंगे तो पहले हम भुज का लेते हैं, आपको पता है, तो प्लस, फिर कोट का लेंगे माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश का हो जाएगा प्लस और माइनस। इस तरह से प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह माइनस माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह प्लस और माइनस होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद कर लेंगे। समस्त दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती हैं। मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी मतलब एक्स अक्ष पर स्थित दाईं ओर की दूरी धनात्मक, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक। मूल बिंदु से वाई अक्ष पर स्थित ऊर्ध्वाधर ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। ऐसे आप याद कर लेंगे। अब हम आते हैं कुछ सूत्रों पर। ऐसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सवाल अभी बाद में मैं बताऊंगा। पहले प्रयास करें कि सूत्र का थोड़ा सा निगमन करना है, कैसे आता है। जैसे मैं बोल दूं कि दो बिंदु ऐसे, पहले बना लेने दीजिए। जैसे मैं एक फिगर बनाया ऐसे, ये है, ये O है, ठीक, ये x, ये y है, ठीक है, x और वो y है। अब देखिए हम ज्ञात करना चाहते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सपोज करिए ऐसे एक रेखा है यहाँ पे, तो यहां से यहां तक की दूरी x1 है, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, और यहां से यहां तक की दूरी मैंने मान लिया y1 है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x1 y1, और इसे मैं मान लिया a। फिर एक मैं यहां तक आ रहा हूं, सपोज करिए यहां तक, इसको मैंने ऐसे बढ़ा दिया। यहां से यहां तक की दूरी को मैंने मान लिया x2 मान लिया, और यहां से यहां तक की दूरी को मैंने मान लिया y2 मान लिया। अब इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? किसी भी बिंदु का निर्देशांक भुज कामक कोण से बनता है, मैंने आपको पहले बताया। तो ये हो गया आपका x2 और y2, और इसको हमने मान लिया b बिंदु। अभी a से आप b को मिला दीजिए, यही AB के बीच की दूरी आपको पता करना है, ठीक है। इससे डाट डाट से आप इसको ऐसे मिला दीजिए। अब थोड़ा फिगर को समझिए। मैं आपको सूत्र निगमन कर रहा हूं कि दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, एक बार फिगर को समझा जाए। जैसे यहाँ पे मैं एक छोटा सा फिगर दर्शा रहा हूं। जैसे अगर हमने मान लिया यहां तक x1, यहां तक मैंने मान लिया y1, तो ठीक अगर हम इसके समांतर एक रेखा खींचें तो इसके समांतर ऐसे ही होगा, ऐसे मैंने खींच दिया। तो अगर मैंने y1 दूरी लिया तो इस रेखा पर भी मैंने y1 दूरी ही लिया, और y1 दूरी सपोज करिए यहां तक आ रहा है, तो कट कर देंगे। ऐसा नहीं कि ये यहां लिए तो हम y1 दूरी यहां ले लेंगे ना। अगर हम 4 पॉइंट तक इंगित किए हैं तो 4 पॉइंट हम यहां इंगित करेंगे। तो हम निर्देशांक की जब बात करेंगे तो पहले भुज की वैल्यू लेंगे, भुज का, तो भुज x1 है, तब फिर कोट का लेंगे। तो अभी नहीं कि घूम के यहां जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे ऐसे, तो y1 है, चूंकि इसके समांतर वही वैल्यू है। आपको पता होगा वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समांतर में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो आप अगर इसे आयत या समांतर मानते हैं तो जो आमने सामने की भुजा होती है बराबर होती है। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है, कल्पना करिए, तो 4 सेंटीमीटर ये भी होगा। तो हम यहाँ पे ही निर्देशांक को शो करेंगे x1 y1। अतः यहाँ पे जो निर्देशांक बनेगा किसी बिंदु का वह x1 y1 होगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया x1 y1। फिर अब यहाँ तक, ये तो यहाँ तक मैंने माना था AB, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D, और इसको मान लेते हैं M, सपोज करिए। तो हमने OC की दूरी x1 माना और CA की दूरी मैंने y1 माना। तो जो A पॉइंट पे बिंदु का निर्देशांक बनेगा x1 y1 बनेगा। अब फिर आपको मैं एक बात बताया था कि कोई भी दूरी मूल बिंदु से मापी जाती है। फिर मैंने O से D के बीच की दूरी मैंने x2 मान लिया,
और डी से बी के बीच की दूरी को मैंने y2 मान लिया। तो जो बी बिंदु पे निर्देशांक बनेगा वह क्या होगा, ये x1 x2 नहीं बनेगा, ये O से D के बीच की दूरी। समझने की कोशिश करिए और देखने की कोशिश कीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने यहां से यहां तक की दूरी मान ली है क्या, x2, तो x2 और यहां से यहां तक की दूरी मैंने मान ली है y2, तो यहां निर्देशांक बन जाएगा x2 y2। ये बातें समझ में आई। अब देखिए, अब थोड़ा सा और आइए, जैसे यहां से यहां तक की दूरी आपको निकालनी हो तो क्या हो सकता है, हमें इस पूरी दूरी में से ये दूरी घटानी पड़ेगी। तो क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा और ये इसके समांतर है, तो जितना यहां पे वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू यहां पे भी होगा, x2 माइनस x1 हो गया। अब आइए, जैसे मान लीजिए हमने एक रेखा खींच दिया ए बी और यहाँ पे कोई एक पॉइंट और ले लिया सी। हमने ये सोचा कि ये टोटल दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। एक फिगर के माध्यम से मैं बता रहा हूँ 20 सेंटीमीटर है। कल्पना करिए कि ये 5 सेंटीमीटर है इस एसी की दूरी, ठीक है। तो यहां तक की दूरी क्या होगी, आप बताएंगे 15 सेंटीमीटर। मैं इस बात को कहूं कि कैसे 15 सेंटीमीटर होगी, तो आप बोलेंगे कि सर 20 में से मैंने 5 घटाया, यानी 20 माइनस 5, तभी तो 15 आया। अब 20 को सपोज करिए आप x2 मान लीजिए और 5 को अपनी x1 मान लिया, तो रिजल्ट क्या दिया, x2 माइनस x1, यही देगा ना। तो सेम वही बात मैं यहां पे कर रहा हूं। देखिए, इस पूरी यहां तक की हमें दूरी निकालनी है, इस पूरी दूरी में से हम ये दूरी क्या करेंगे, घटा देंगे, तो मेरी ये दूरी आ जाएगी और यही दूरी इस दूरी के बराबर होगी। तो हम इस दूरी को यहां लेके चले आए, क्योंकि यहां से कोई मतलब है नहीं, हमें प्रूफ क्या करना है, यहां करना है। तो हमें जहां प्रूफ करना वहां पे चला सबसे अच्छा रहेगा। तो x2 माइनस x1 की दूरी निकल गई। अब हमें इसकी दूरी निकालनी है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, जितनी दूरी यहाँ पे है ये इसके समांतर है, तो उतनी ही दूरी यहाँ पे भी होगी। अर्थात अगर कोई पूछे कि MD की दूरी कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे, y1 बोलेंगे, y1 बोलेंगे। पूछेंगे कैसे, तो बोल देंगे समांतर है या आयत है, क्योंकि यहाँ पे आयत के ही अकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि समांतर में 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है और यहाँ आयत में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। फिगर को देख करके लग रहा है कि 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए ये कौन सा फिगर है, आयत, और बोल देंगे आयत है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ओके, तो हमने इसको y1 मान लिया। अब देखो, यहां तक की दूरी निकालनी है, तो यदि हम इस पूरी दूरी में से इस दूरी को घटा दें तो आ जाएगा, तो क्या होगा, ये y2 माइनस y1। ओके, अब आइए, ये मान क्लियर हो गया आपको। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज AMB में, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखिए, समकोण त्रिभुज AMB में पाइथागोरस प्रमेय लागू कर दें, तो लिखेंगे AB का वर्ग बराबर AM का वर्ग धन BM का वर्ग, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अर्थात AB बराबर क्या हो जाएगा, जब इस स्क्वायर को हटाएंगे और इधर लेके आएंगे तो अंडर रूट में हो जाता है। तो AM का वर्ग धन BM का वर्ग, क्योंकि आपको मैं बता दूं, जैसे मान लो x स्क्वायर बराबर 5 है, तो x बराबर 5 पे क्या हो जाएगा, 1/2, यानी यहाँ पे जितना पावर होता है जब इधर आता है तो उस वैल्यू के घात पर 1/, वो वैल्यू होती है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 है तो 1/5 लिखेंगे, 4 है तो 1/4, 3 है तो 1/3, 2 है तो 1/2, और किसी वैल्यू पर अगर घात आधा हो तो आधा घात का चिन्ह होता है अंडर रूट। तो मैंने अंडर रूट में कर दिया, AB बराबर AM की वैल्यू क्या है, AM क्या बन गया, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस BM का मतलब y2 माइनस y1 का होल वर्ग। यही आपका आंसर हो गया। कोई पूछता है कि दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी क्या है, मतलब क्या सूत्र है, तो आप बोलते हैं अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। क्लियर? अब अगला लाइन आते हैं, ये हो गया। अगला हम प्रूफ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे आप ग्राफ के भी माध्यम से शो कर सकते हैं, एक लाइन के भी माध्यम से शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक लाइन लिया, सीधी लाइन, ये A है, ये B है, इसका निर्देशांक x1, इसका निर्देशांक y1 माना है, और इसका निर्देशांक x2, इसका निर्देशांक x1 y1, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो गया, x1 y1, इसका निर्देशांक x2 y2 में मान लिया। बोला कि इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक, सपोज करिए मध्य का मतलब इसके बीचों बीच का हिस्सा लेंगे, C है, और इसके निर्देशांक को मैंने मान लिया x और y। क्या होगा अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो क्या कैसे निकालेंगे? जैसे एक क्वेश्चन देता है हम आपको 3, 5 और 2, 7 है, और कह दें कि इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालो। जिस तरह से यहाँ पर निर्देशांक 3, 5 बन रहा है और यहाँ पे निर्देशांक 2, 7 बन रहा है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे निर्देशांक क्या बनेगा? तो मनमौजी तो लगा सकते नहीं है। यहाँ पे ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे तो कैसे करेंगे? तो आइए हम जानकारी लेते हैं। A बिंदु का निर्देशांक x1 y1, B बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है, और मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है? x, y है। चलिए सपोज करिए अगर ये रेखा सपोज करिए 30 सेंटीमीटर की थी, सपोज करिए, तो स्वाभाविक है कि आधा आधा हो जाएगी, 15 इधर 15 इधर, बट हमें अननोन के रूप में जाना है। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी क्या है? A है। तो जिन्वन सी बात है, यहां तक की भी तो दूरी A ही होगी। कोई पूछेगा क्यों? A दूरी मतलब A है तो A दूरी है, आप बोलेंगे क्यों? इसलिए कि ये जो C पॉइंट है इस पूरी रेखा का मिडिल पॉइंट है। तो स्वाभाविक है वो पूरी रेखा, वो जो मिडिल रेखा है उस पूरी रेखा को 2 बराबर भागों में बांट दी। तो जितनी वैल्यू इधर आएगी उतनी वैल्यू इधर आएगी। अब हम आते हैं, जैसे इसका निकालना है, तो इसका निकालना है तो आप आए जैसे x इज इक्वल टू, यहाँ पे अंतःविभाजन व आत्म विभाजन के सूत्र के माध्यम से ये प्रूफ होता है। चूंकि भी उसको पहले प्रूफ नहीं कराया इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी आप लोगों को समझने में, अभी मैं उसको भी प्रूफ करा दे रहा हूं। तो x इज इक्वल टू m1 का मतलब ये m1 भी ये है, m2 भी ये है। तो m1 x2, तो m1 का मतलब ये AC इंटू x2 का मतलब ये, अब प्लस m2 का मतलब BC इंटू x1 अब बाई AC धन BC। यहां पे एक बार और समझिए, मीन्स x इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, ये दूरी लेंगे AC, ये दूरी, और इसमें का निर्देशांक लेंगे x2, अब प्लस इधर आएंगे तो इधर की दूरी लेंगे तो इधर का निर्देशांक लेंगे। मीन्स यदि हम इधर की दूरी लेते हैं तो इधर का भुज लेंगे, यदि इधर की दूरी लेंगे तो इधर का भुज लेंगे, क्योंकि भुज की वैल्यू निकालना है। कोटि का निकालना होगा तो कोटि की वैल्यू लेंगे, जैसे यहाँ पे दर्शा भी दिया वो भी y इज इक्वल टू, मीन्स AC इधर का लिए, इधर का हम कोटि लेंगे, तो कोटि क्या है y2, अब प्लस इधर की दूरी में आएंगे तो BC इंटू इधर का कोटि लेंगे y1, अब बट्टे AC धन BC, ऐसे लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए। अब x बराबर AC की वैल्यू कितनी है A इंटू x2 अब प्लस BC की वैल्यू कितनी है A इंटू x1 अपान AC की वैल्यू A प्लस A, y इक्वल टू AC की वैल्यू A y2 प्लस BC की वैल्यू A y1 बटे A प्लस A। x इज इक्वल टू A कॉमन ले लीजिए, A आराम से कॉमन हो सकता है, A तो क्या बना x2 प्लस x1 बाई A और A मिलके 2A,
y इज इक्वल टू ए कॉमन ले लीजिए, y2 प्लस y1 बाई 2a, ए से एक खत्म, ए से एक खत्म, x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 बाई 2, y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 बाई 2, इसको अथवा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 लिख सकते हैं। अर्थात कोई पूछे आपसे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो आप बोलेंगे x बराबर x1 धन x2 बाई 2, y बराबर y1 धन y2 बाई 2। एक सिंपल लहजे में मैं आपको बता दूं कि मीन्स आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना होगा तो दोनों भुजों के वैल्यू को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, तो भुज का मान आएगा, दोनों कोटि के वैल्यू को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, कोटि का मान आ जाएगा। ओके, अब आइए एक और, जैसे अंतः विभाजन का सूत्र, अंतः विभाजन का सूत्र, जैसे मान लीजिए एक ग्राफ हम बनाते हैं ऐसे, इस फिगर को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक रेखा मैंने ऐसे बना दिया, ये x1 है, ये y1 है, तो स्वाभाविक है यहाँ पे क्या बनेगा, x1 y1। एक रेखा मेरा मान लीजिए कि यहाँ पे है ऐसे, यहां से यहां तक की दूरी को मैंने मान लिया x2, और यहां से यहां तक की दूरी को मैंने मान लिया y2, तो यहां पे निर्देशांक हो गया x2 y2। फिर आइए यहाँ पे एक रेखा मैंने ऐसे मान लिया, इसको आप क्या करते हैं ना x मान लें, इसे x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, मानिए पहले x y। अब ये पूरी लंबी रेखा को आप मान लीजिए x2 और इसे मान लीजिए y2, तो यहाँ पे निर्देशांक हो जाएगा, थोड़ा सा और छोटा कर दें यहाँ तक, तो ये x2 y2 हो गया। अब इसको हम इससे मिला दें, सपोज करिए, फिगर को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ये xy, अब इसको हम इससे मिला दिए, इसको हम इससे मिला दिए ऐसे, अब नाम रखें, a है, b है, इसको हम p मान लें, इसको हम m मान लें, इसको हम n मान लें, इसको हम r मान लें, इसको हम s मान लें, इसको हम t मान लें, सपोज करिए, नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब ये फिगर को एक बार समझिए, इस फिगर को एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि मीन्स यहाँ पे x1 y1 कैसे आया। तो अगर हमने ये मूल बिंदु है, यहां से मैंने माना x1, यहां तक की दूरी को x1 और यहां तक की दूरी को हमने y1 मान लिया, तो ये बन गया x1 y1। अब यहां से यहां तक की दूरी को हमने x माना और यहां से यहां तक की दूरी को y माना, तो बन गया x y, यानी इसका निर्देशांक x y। फिर यहां से यहां तक की दूरी को x2 माना, यहां से यहां तक की दूरी को y2 माना, तो बन गया x2 y2। यदि हमें यहां तक की दूरी निकालनी है, यदि हमें यहां तक की दूरी निकालनी है सपोज करिए, तो क्या करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी को x माने थे, x में से x1 घटा देंगे, तो ये दूरी क्या हो जाएगी x माइनस x1। ओके, फिर यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी x माने थे और ये x2 माने हैं, तो ये क्या हो जाएगी x2 में से x घटाएंगे, अर्थात x2 माइनस x, ये हो गया। फिर ये दूरी देखिए, टोटल दूरी y माने थे, y में से ये दूरी घटाएंगे तो आपको ये दूरी मिलेगा, तो y माइनस y1, ये हो गया। फिर ये दूरी निकालना है, तो इस पूरी दूरी में से ये दूरी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y। एक बार और समझ जाइए, हमें ये दूरी निकालना है, तो यहां से इस पूरी दूरी में से ये दूरी घटा देंगे तो x माइनस x1 हो जाएगा। फिर यहां से यहां तक की दूरी निकालना है, तो पूरी y माने थे, y में से y1 घटा देंगे, ये हो जाएगा y माइनस y1। फिर ये आ जाएगी x2, यानी पूरी दूरी x2 में से आप ये दूरी घटाएंगे x2 माइनस x1,
ये पूरी दूरी y2 है, y2 में से इसको घटाएंगे y, तो ये हो जाएगा। अब आपके सामने दो त्रिभुज बनना है, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए टी पी और समकोण त्रिभुज पी एस बी में। क्योंकि देखिए भुजा कोण भुजा से ये क्या हो गए, समरूप हो गए। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। देखिए समरूप के कंडीशन में होता क्या है, भुजा भुजा के अनुपातिक, तो यानी ये देखिए ए टी बटे यानी इसका आधार इसके आधार के बराबर होगा, तो ए टी बटे पी एस बराबर इसका लंब इसके लंब के बराबर होगा, तो पी टी बटे बी एस बराबर इसका कण इसके कण क्या होगा, तो ए पी बटे बीपी बीपी। जरा ध्यान दीजिएगा, यानी ए x1 y1 है, ए x2 y2 है। इस ए बी रेखा को P बिंदु जो है वह अंतः विभाजित कर रही है। तो मैं मान लिया इसका अनुपात m1 और इसका अनुपात m2 है। ओके, इसका अनुपात m1 इसका अनुपात m2 है। तो m1 m2 हो गया, तो बराबर हम लिख सकते हैं m1 बाई m2। देखिए इसको इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, फिर इसको इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, तो लिखेंगे केस फर्स्ट एटी बटे पी एस बराबर m1 बटे m2, या आप ऐसे लिख दीजिए एपी बटे बीपी। ठीक है, अब एटी की वैल्यू क्या है भाई, एटी एक्स माइनस x1, पी एस की वैल्यू क्या है, पी एस x2 माइनस x2 माइनस x बराबर m1 बटे m2। इसका त्रिज्य पूरा कर दीजिए, यहां पे कर देते हैं। m2 का x में होगा तो m2x माइनस m2x1 बराबर m1x2 माइनस m1x। x को एक पास रखें, x को एक पास रखें, तो m2x इसको इधर भेजेंगे तो प्लस m1x2 इसको इधर भेजेंगे प्लस m2x1, x कॉमन ले लीजिए, m2 प्लस m1x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। सॉरी, अब इस x बराबर इसको इधर भेज दीजिए, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। ये हो गया भुज का मान निकालने के लिए अंतः विभाजन के कंडीशन में। ठीक इसी प्रकार से आप इसको निकाल लेंगे केस सेकेंड को, केस सेकेंड पीटी बटे बीएस इजिकल टू एपी बटे बीपी। इसे स्वयं करें आप लोग, ठीक इसी तरह से इसको सरल करेंगे।